अनीला और महमूद की कनाडा की पीआर हो गई है, लेकिन अब कनाडा आने के लिए जो प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिए होते हैं वो इनके इतना टाइम लगा एप्लीकेशन में, वीज़ा को प्रोसेस होने में, कि अब उनके पास वो प्रूफ ऑफ फंड्स पूरे नहीं है। लेकिन एक जरिया है जहां से अनीला को पैसे मिल सकते हैं, और वो उधार भी नहीं है बल्कि अनीला का अपना पैसा है, वो उसका अपना हक है। लेकिन जिन लोगों के पास वो पैसा है वो अनीला को वो हक देना नहीं चाहते, और अनीला के लिए इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है कि उसको वो पैसे मिलें, क्योंकि वो पाकिस्तान से कनाडा आना चाहती है, और कनाडा आने के लिए उसके पास प्रूफ ऑफ फंड्स पूरा होने बहुत ज़रूरी है। प्रूफ ऑफ फंड्स मैं जल्दी बता दूं जिनको पता नहीं है क्या होता है। प्रूफ ऑफ फंड्स वो पैसे होते हैं जो हुकूमत कनाडा ने मुख्तस किए हुए हैं कि आपकी फैमिली का एक सर्टेन साइज़ है तो आप इतने पैसे अपने साथ लेकर आएँ, ताकि शुरू में जब तक आपके पास जॉब वगैरह नहीं है तो आपको वो पैसे काफ़ी हों। अब वो पैसे कौन से हैं, वो पैसे कहाँ हैं, अनीला के पैसे किसके पास हैं, मिल सकते हैं लेकिन क्यों नहीं मिल रहे, आपको आज की जो कहानी में मैं डिटेल्स बताऊंगा उससे बहुत सी खास तौर पे पाकिस्तान की लड़कियां, पाकिस्तान की ख़वातीन रिलेट कर सकेंगी, क्योंकि जो अनीला का मसला है वो पाकिस्तान की बेशतर ख़वातीन का मसला है, और अपने आप को वो बेबस पाती हैं जब जिंदगी उनको इस मोड़ पर ला खड़ा करती है, और पैसे की ज़रूरत होने के बावजूद वो अपना हक ले नहीं पाती। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो नाजरीन, अनीला और उसके दो भाई, तीन ही बच्चे थे अपने वालिदैन के। अनीला दोनों भाइयों से छोटी थी। दोनों बड़े भाइयों की शादियां हुई और भाभियां घर में आईं, और अनीला ज़्यादा काम काज करती थी क्योंकि अनीला की माँ का इस बात पर जोर था कि यहीं से ये काम करना सीखेगी तो ससुराल जाकर भी काम करेगी। तो खाना पकाना, सफाई, डस्टिंग वगैरह अनीला का ही काम होता था। हालांकि भाभियां भी आ गई थी तो अनीला की माँ थी वो भाभियों को भी बोलती थी करने के लिए, लेकिन ज़्यादा ये रुझान होता था या ये ज़्यादा मर्जी होती थी कि अनीला काम करे, ताकि इसको काम करने की आदत पड़े, ये ना हो कल को ससुराल से कोई मसला हो जाए। इसका एक असर ये हुआ कि अनीला के भाभियों को भी अनीला के काम करने की आदत हो गई। मतलब कभी कभार वो खाना बना दिया करती थी, लेकिन ज़्यादातर अनीला से ही एक्सपेक्टेड होता था कि यही बनाएगी। जब अनीला की शादी हो गई तो अनीला जब अपने भाभियों के घर जाती थी तो भाभियों को इसका आना जाना ज़्यादा पसंद नहीं होता था, और हालांकि अनीला मेहमान होती थी अपने भाभियों की तरफ, तब भी वो इसी को बोलती थी खाना बनाने के लिए। जहाँ अनीला आज पुलाव पका ले, या वो बता देती थी कि फ्रीज़र से क्या निकाल के बना लो, तो अनीला ही बनाती थी। अनीला की शादी के 3 महीने बाद अनीला के वालिदा का इंतकाल हो गया, और अनीला के वालिद ने अपनी बीवी की वफात का इतना गहरा सदमा लिया कि वो ज़्यादा अरसा फिर ज़िंदा नहीं रह सके, बल्कि अपनी बीवी की वफात के 2 महीने के बाद वालिद का भी इंतकाल हो गया। ये वैसे एक अजीब इत्तेफाक है। अनीला से तो मैंने ये चीज़ सुनी ही है, लेकिन मैंने खुद भी ज़िंदगी में गौर किया है कि अक्सर जब लेडीज़ फोत हो जाती हैं तो उनके शोहर ज़्यादा वक्त नहीं लेते फिर फोत होने के लिए। हालांकि अगर हस्बैंड्स पहले फोत हो जाएं तो ख़वातीन की लंबी उम्र होती है। जस्ट ऑन अ साइड नोट, जस्ट माय ऑब्जर्वेशन। खैर, आते हैं वापस स्टोरी की तरफ। तो पहले वालिदा का इंतकाल हुआ, 2 महीने के अंदर अंदर वालिद का इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद जब जायदाद के बंटवारे की बारी आई तो इनकी काफ़ी ज़मीन थी डीएचए की तरफ। इकलौती बहन थी अपने दोनों भाइयों की, जाहिर है अनीला का भी ठीक ठाक हिस्सा बनता था, लेकिन अनीला के भाइयों ने इसको ये बोला कि तुम हमारी बहन हो, तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है। बल्कि अनीला को इस हद तक इन्होंने ब्रेन वॉश किया कि तुम्हारे शोहर का क्या भरोसा है, उसके साथ तो तुम्हारा 3 लफ्ज़ों का मोहताज रिश्ता है। उसने वो बोले नहीं कि तुम्हारा उसके साथ रिश्ता खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ जाओगी, हमारे पास ही वापस आओगी। भाई भाई होते हैं, भाई सर की छत होते हैं, साहिबान होते हैं, सारी उम्र तुम्हारे ऊपर साए की तरह बने रहेंगे। भाई साइन कर दो और ये जमीन हमें लेने दो और हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। कहती है जब बंटवारा हो रहा था तो हल्की सी मैंने भाइयों को बात की तो वो कहते किस मियाँ के लिए हमसे लड़ती है, किस मियाँ के लिए हमसे लड़ती है। 3 लफ्ज बोल के वो तुझे छोड़ देगा, फिर किधर जाएगी, तेरे पैसे भी ले जाएगा। हमसे तेरा खूनी रिश्ता है, खूनी रिश्ता, हमसे तेरा रिश्ता कभी भी नहीं टूट सकता। उसके साथ तेरा रिश्ता 3 लफ्जों की मार है।
अनीला खुद भी काफी इमोशनल है। भाभियां उसको पहले ही मुंह नहीं लगाती, बाप भी फोत हो गया, माँ भी फोत हो गई। उसको लगता था कि उसका कुल आसरा दो भाई ही हैं जिनको वो किसी सूरत नाराज नहीं कर सकती थी। अगर चाहती तो 1 साल पहले जब उनकी वो गांव की जमीन बिकी थी तब भी अनीला स्टैंड ले सकती थी। दोनों भाइयों को इतना इतना हिस्सा मिला कि अनीला का हिस्सा खाली अगर वो उसको दे देते तो 40 लाख रुपया अनीला का हिस्सा था। लेकिन इतना पैसा मिलने के बावजूद भाइयों को ये हजम नहीं हुआ कि बहन कुछ भी ले। नाज़रीन, ऐसा क्यों होता है कि हमेशा बहनें ही अपना हिस्सा छोड़ती हैं? हालांकि अनीला को उसका शोहर महमूद उस वक्त भी बहुत कह रहा था कि तुम अपना हक मत छोड़ो, लेकिन जब अनीला ने ये बात अपनी एक भाभी से कही, छोटी भाभी के साथ फिर भी उसकी थोड़ी सी बनती है, बड़ी भाभी उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती। छोटी भाभी को जब उसने कहा कि मुझे भी हिस्सा चाहिए, महमूद कह रहे हैं, तो छोटी भाभी ने उल्टा अनीला को टोपी पहना दी कि महमूद असल में लालची है, वो तुमसे पैसे हथियाना चाहता है। एक दफा महमूद के हाथ पैसे लग गए तो ये तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हारे सर पे ना छत होगी ना पैर तले जमीन होगी। अनीला अपनी छोटी भाभी की बातों में आ गई। अपने शोहर महमूद को उसने नाराज कर दिया और दस्तखत कर दिए और वो कुल पैसा दोनों भाइयों को मिल गया। इस असना में 1 साल गुजर गया। मतलब वालिद की छोड़ी हुई जितनी भी जायदाद थी, दोनों भाइयों की पूरी कोशिश रही है इंतकाल के बाद से कि उसको जल्दी से जल्दी बेचें और अपना अपना हिस्सा ले लें। तो वो जमीन तो पहले बिक गई थी, अब एक और जमीन बिकी है जिसमें अनीला का अगर इसको हिस्सा मिल जाए तो 32 लाख रुपया इसकी हिस्से में आता है। और इस दफा अनीला को पैसों की अशद जरूरत भी है क्योंकि महमूद ने 3 साल पहले कनाडा की पीआर अप्लाई की थी और उस वक्त तो इनके पास प्रूफ ऑफ फंड्स थे, लेकिन क्योंकि इतना बीच में वक्त गुजर गया तो इनको पैसों की जरूरत थी, इन्होंने कुछ पैसे उसमें खर्च कर दिए। अब इनको प्रूफ ऑफ फंड्स पूरा करने के लिए कम से कम 12 लाख रुपए की जरूरत है। अगर ये 32 लाख इनके पास आ जाता है तो ये प्रूफ ऑफ फंड से भी ज्यादा लेकर आ सकते हैं। और इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि कनाडा की ये सूरत हाल है कि जितने पैसे कोई ला सके उसके लिए अच्छा है, क्योंकि जॉब कब मिलेगी कोई वसूख से नहीं कह सकता। फिर जब आप इतना बड़ा स्टेप लेकर आते हैं अपने मुल्क से कनाडा, उस वक्त आपको पैसों की कमी हो जाए यहाँ पहुंचकर और आपको वक्त पर जॉब ना मिले तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। इट्स ओनली इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट अगर इनको पूरे 32 लाख ही मिल जाएं। अभी इनके कनाडा आने में तकरीबन 7 महीने का वक्त बाकी है और जमीन का सौदा हो रहा है। बस 2 महीने में ये सौदा फाइनल हो जाएगा, उसके बाद इनको इनका पैसा मिल सकता है। अब सिचुएशन ये है कि अनीला के जो भाई हैं सरवर और फराज, वो दोनों अपनी बीवियों के साथ हज करने जा रहे हैं। तो अनीला बताती हैं कि 1 हफ्ता पहले आए थे मिलने के लिए। होता है ना हमारे मुल्क में रिवाज है कि जो हज पर जा रहा होता है, उम्रे पे जा रहा होता है, जाने से पहले अपने अजीजों अकारिब से मिलता है। बहुत से लोग तो जेन्युइनली शायद माफी की नियत रखते होंगे कि अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हो गई तो हमें माफ कर देना, हम बड़े नेक सफर पर जा रहे हैं। और पता है कुछ लोग असल में दिखावा करने के लिए भी ये काम करते हैं कि खानदान में दूर दराज तक जिसको नहीं भी पता कि हज पर जा रहे हैं उसको भी पता चल जाए, ताकि उनको भी मिर्चे लगे, साथ में ये अपनी शो मार सकें कि देखो हम हज पर जा रहे हैं। तो नियत तो अल्लाह ही जानता है, वो आप फेस पर किसी के नहीं डिटेक्ट कर सकते। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ लोगों को बताने के लिए और उनको साड़ने के लिए उनके घर जा जाकर उनसे माफी मांगते हैं, चाहे वैसे सारी उम्र उनसे कभी बात भी करने के रवादार ना हो, कभी हाल अहवाल पूछने की भी तौफीक ना हुई हो, सलाम दुआ की भी तौफीक ना हुई हो, लेकिन हज करने जाएंगे तो उससे पहले स्पेशली जाकर माफी मांगेंगे कि अगर हमसे कभी कोई भूल चूक हो गई हो, कुछ कहा सुनी हो गई हो तो माफ कर देना, हम हज के लिए जा रहे हैं। और फिर ये भी नियत होती है कि जब हम वापस आएंगे तो हमें ये मुबारक देने के लिए आएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग मुबारक देने के लिए आए, इसलिए उनके घर जाकर वो पहले मुआफी मांग लेते हैं। तो अनीला कहती है कि 1 हफ्ता पहले दोनों भाई आए हैं और साथ में भाभियां भी आई हैं। बड़ी भाभी बड़ा नाक चढ़ाकर अनीला को कहती है, हज पर जा रहे हैं, तुमसे माफी चाहते हैं। कहती है उसके लहजे में ऐसी कड़वाहट थी और ऐसा जहर था कि मैं बयान नहीं कर सकती। शायद कोई तीसरा बंदा सुन रहा होता तो उसको महसूस ना होता, लेकिन जिसके लिए
जिस अंदाज में बात की जा रही होती है उस इंसान को बिल्कुल ठीक महसूस होता है और वाइब होती है हर बंदे के बात करने के तरीके में और उसके आपके साथ कनेक्शन में। तो कहती है इतनी नेगेटिव वाइब थी उस भाभी की और वो नाक चढ़ाकर कह रही थी तुमसे माफी मांगने आए हैं। माफी मांगने का भी तरीका होता है ना, अगर वो माफी ही मांगने आई थी तो कहती कि बहन अगर कभी कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। एक ये तरीका होता है और एक ये तरीका जिससे अनिला की भाभी ने बात की, हम हज पर जा रहे हैं, तुमसे माफी मांगने आए हैं। कहती है फिर अपनी कमीज का दामन ठीक करते हुए टांग पे टांग रखकर बोलती है कहो माफ किया। अनिला कहती है मैं तो बेचारी भोली वाली, मैंने कहा नहीं नहीं आप लोग क्या मेरे से माफी मांग रहे हैं, मैं आपकी छोटी हूं। तो कहती है कि एक भाई ने भी खड़े होकर सर के ऊपर हाथ रखा, दूसरे भाई ने भी खड़े होकर सर के ऊपर हाथ रखा। भाई बड़े तरीके से मेरे पास आए और मेरे पाँवों को हाथ लगा के कहते हैं हाय हमारी छोटी बहना, हमारी माँ तो गुजर गई, उसकी बस एक ही निशानी तुम रह गई हो, तुम्हारी शक्ल में हमें अपने माँ की याद आती है, आज हमारी माँ होती तो हम उससे झुक के प्यार लेते। इतने ड्रामेबाज भाई। एक भी मेरे सामने ऐसे हुआ, सर उसने नीचे किया, दूसरा भाई भी आया और मेरे सामने ऐसे हुआ ताकि मैं उसको ऐसे हाथ फेरूं, और जब हाथ फेर दिया तो अपनी आंखों में आंसू लाके कहते हाय अम्मी दी याद आ गई, हाय अम्मी दी याद आ गई, हाय साडी भैन साडी मां दी निशानी, अम्मी दी याद आ गई। लोकी कहंदे ने मावा ते ठड्डियां छावा, साडी ठड्डी छा साडी निक्की भैन। लेकिन अगर इनसे कभी मिलने चले जाओ तो मेरे से ही खाना बनवाते हैं। मजाल है कि कभी मेरे घर आए तो कभी कोई फ्रूट सब्जी लेकर आ जाएं, कभी मेरे बच्चों को ईदी तक भी दे दें। कहती है जब जब ईद आई है मैं गई हूँ, हालांकि दोनों के अपने ठीक ठाक बिजनेस हैं। एक की दरवाजों की दुकान है जिसके बहुत दरवाजे बिकते हैं, होता है ना ये घरों के जो लकड़ियों के दरवाजे होते हैं इनकी डोर शॉप्स होती हैं। कहती है कि इतनी बिक्री होती है कि ट्रक्स के ट्रक्स जा रहे होते हैं बिके हुए दरवाजों के। लेकिन ईद पर जब मैं इनके घर जाती हूँ तो मेरे 3 बच्चे हैं, आज तक किसी के हाथ पर 50 रुपए ईदी नहीं किसी ने धरी। हालांकि 40 लाख रुपया पिछले साल मेरा हिस्सा ये लोग खा चुके हैं। और यही हाल दूसरे भाई का है, उसने भी कभी ईदी नहीं दी। अनिला बताती है वैसे तो कभी मुझे झूठे मुंह नहीं पूछते, कभी मेरे घर आए ही नहीं तो भूले भटके कहीं आ ही गए और आकर इतने धड़ल्ले से बताया कि मुबारक देने आए हैं, हज करने जा रहे हैं। तो उसके बाद कहती है कि छोटी जो भाभी है वो चुप ही ना हो। कहती है कि चाय सामने रखी, चाय पीते हुए पी रही, साथ में कहती है असल में हज के लिए जा रहे हैं ना, मकसद बहुत नेक है, हज के लिए जा रहे हैं इसलिए आए हैं। तो फिर कोई और बात शुरू हो जाए तो फिर वो याद दिलाए हज के लिए बस जाना था तो इसलिए सोचा कि हज के लिए जाने से पहले लाजमी सबको मिल जाए, हज के लिए मकसद बहुत नेक है ना। और तो ये छोटी वाली भाभी जिसके साथ अभी रिलेटिवली गुड टर्म्स हैं, उसकी बीवी में इतनी रत्ती भर इंसानियत है कि चलो अगर मैं उनके चली जाऊं तो शरबत पूछ लेते हैं मुझे। और बड़ी वाली क्या कहती है, बड़ी भाभी कहती है कि अनिला पिछले साल तुमने भी अप्लाई किया था ना हज के लिए। तो अनिला ने असल में अप्लाई किया था लास्ट टाइम गवर्नमेंट स्कीम में, तो इसका नाम नहीं आया था। तो कहती है जी भाभी वो बताया था ना आपको कि हमारा अप्रूव नहीं हुआ था, उसमें नाम नहीं आया। तो बड़ी भाभी कहती है बस सिद्के दिल से जिस चीज को चाहो ना नियत का फल मिलता है, नियत सच्ची हो ना। देखो माशाल्लाह मैंने इतनी अल्लाह से दुआएं की, नियत सच्ची थी, हमारा हो गया। उसने अपना तो बता दिया कि भाई उसकी नियत सच्ची थी, उसका नाम आ गया, तो इसका मतलब है क्या अनिला की नियत खोटी थी। कहती है जब भाभी बार बार कह रही थी हज के लिए जा रहे हैं, हज के लिए, तो मेरे मुंह में आई बात, मैंने कही नहीं मुरव्वत में, लेकिन मुंह में आई कि पैसे मेरे से ही जा रहे हो, 40 लाख रुपया मेरा तुम लोगों ने दबाया है, जाके कोई एहसान नहीं कर रहे। सो यू नो इस किस्म के जो टोंटबाज किस्म के रिश्तेदार होते हैं उनके साथ तो खास तौर पे मैं कहता हूँ बिल्कुल भी अनिला को रियायत नहीं करनी चाहिए। क्यों अपना हिस्सा छोड़े, वो हिस्सा जो शरीयत ने रखा है, जो अल्लाह ने इसका रखा है, जिसकी पैसों की इसको जरूरत भी है, क्यों ऐसे खुदगर्ज भाइयों के लिए भाभियों के लिए अपना पैसा छोड़ना। पैसे की किसको जरूरत नहीं होती, पहले ले लेना, पहले इसको मिल जाए, उसके बाद अगर देती है तब तो समझ आएगा कि वाकई इसकी नीयत थी अपने भाइयों को देने की।
लेकिन एक चीज जो हाथ ही ना आई हो, पहले ही भाइयों ने साइन करवा के रख लिया हो, फिर कहा जाए कि बहन ने खुद अपनी मर्जी से छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। आपके ख्याल में क्या लास्ट टाइम जो अनीला ने 40 लाख रुपए छोड़े थे अपनी मर्जी से छोड़े थे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हाँ या नहीं लिखिएगा। मैंने कहा कि इतनी जल्दी आपसे हज के लिए सॉरी करने आ गए, अभी तो हज में वक्त है काफी। कहती है असल में उन्होंने इसके बाद नहीं आना था, तो मेरे से पहले मिल गए हैं, दूसरे शहर में जाना है और रिश्तेदारों से भी मिलना है, तो अभी से उन्होंने मुलाकातों का सिलसिला स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे से असल में पहले इसलिए मिलने आए कि मुझे कहते हैं कि तुम क्योंकि सबसे ज्यादा अहम हो हमारे लिए, इसलिए तुम्हें हम सबसे पहले मिलने आए हैं और हमें माफ कर देना। वो कहती है कि इस बार महमूद मुझे फिर से कह रहे हैं कि लास्ट टाइम तो तुम उनकी बातों में आ गई और तुमने अपने 40 लाख खो दिए, लेकिन अब यू शुड हैव अ रियलिटी चेक कि हम कनाडा मूव कर रहे हैं, हमें वाकई पैसों की जरूरत है। और किन भाइयों को तुम देख रही हो कि इनकी तुम्हें जरूरत रहेगी, अब तुम कनाडा जा रही हो, उधर की तुम परमानेंट रेजिडेंट बन जाओगी, तो इनके साहिबान की तुम्हें जरूरत नहीं है जो इतने सेल्फिश हैं, जो इतने खुद गर्ज हैं, जिन्होंने कभी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन सिर्फ जब वक्त आता है तो तुम्हें बहलाने फुसलाने के लिए तुम्हें अपनी छोटी बहन और तुम्हारे सर के ऊपर साहिबान बन जाते हैं और तुम्हारे सर के ऊपर हाथ रखते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल मनी, व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली डूइंग समथिंग फॉर यू, इन्होंने कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। ये तो तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी में तुम्हारी शादी हो गई थी तो मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ, वरना इन तक होता तो इनमें से किसी एक के घर में तुम नौकरानी बनी हुई होती। तो अनीला कहती है कि बिलाल भाई मुझे तो बिल्कुल अपने शोहर की बातें ठीक लगती हैं कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और आप मुझे बताएं कि इस बार मैं ताल्लुक तोड़ लूं और दिल सख्त करके उनसे अपना हक मांगूं या जाने दूं, क्योंकि रिश्ता रिश्ता ही होता है। मेरे पास मेरे भाइयों के अलावा मेरा अपना खूनी रिश्ता और है ही कौन दुनिया भर में। माँ बाप मेरे मर गए, बहन मेरी कोई नहीं है, सिर्फ 2 भाई ही हैं। अगर उनसे इस बार मैंने पैसे ले लिए तो वो मेरे से सारी उम्र के लिए नाराज हो जाएंगे। पिछली दफा भी तो मैंने 40 लाख छोड़ दिए थे ना, तो 32 लाख से मेरा क्या ही बन जाएगा। अल्लाह करेगा कोई और रास्ता, कोई और सबब बन जाएगा, हमारे पास प्रूफ ऑफ फंड्स के पैसे पूरे हो जाएंगे, लेकिन मैं अपने भाइयों को तंग नहीं करना चाहती। नाजरीन, मैंने तो कहा कि आपको हरगिज अपने पैसे नहीं छोड़ने चाहिए। आपने पिछली दफा भी छोड़कर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी थी। जो हक आपको अल्लाह ने दिया है, जो हक आपको कानून ने दिया है, आप उससे क्यों दस्तबरदार होती हैं उन भाइयों के पीछे जिनको आपकी बिल्कुल परवाह नहीं है, जिनकी भाभियां भी आपको जलील करती हैं। और अब आपकी शादी हो चुकी है, आपका फोकस आपके अपने घर पर होना चाहिए। आपके 32 लाख अगर आपके बच्चों के ऊपर लगते हैं, आपके शोहर के ऊपर भी लगते हैं, तो वो हक बजानिब है। लेकिन अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि ये 32 लाख तुम ले लोगी तो तुम्हारा शोहर हड़प कर जाएगा, तो हड़प तो वो अदरवाइज भी हो रही हैं। चलो शोहर हड़प करे तो आपका शोहर तो है, आपके बच्चों का बाप तो है, यू विल बी विद हिम। वो पैसे आप अपने पास रखें, आप अपनी मर्जी से अपनी फैमिली पर खर्च करें। लेकिन अगर आप इस हक से ही दस्तबरदार हो जाती हैं तो हड़प तो वो एनीवे हो रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो आपने साइन करके बेवकूफी की थी, हरगिज इस दफा ना करें। अपने स्टैंड के लिए खड़ी हो जाएं और अपना हक बिल्कुल नहीं छोड़ना। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई रहनुमाई कर सकते हैं तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली दफा तक के लिए अल्लाह हाफिज। जाने से पहले जरूरी बात करना चाहता हूँ कि अभी मैं जुम्मे की नमाज पढ़ के आया हूँ, तो वहां पर एक जनाजा भी था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जनाजे में शिरकत की। तो नाज़रीन, हमें अपनी मौत को हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी को नहीं पता कि उसके पास कितना वक्त है, कभी भी अल्लाह की दी हुई मुद्दत पूरी हो जाएगी। तो अपनी मौत को इंसान याद रखे तो कुदरती तौर पर ही इंसान के अंदर एक अपनी इस्लाह का प्रोसेस जारी रहता है। वो सोचता रहता है कि व्हाट इफ दिस हैपेंस टू बी माय लास्ट डे, माय लास्ट आवर और माय लास्ट मोमेंट। तो इंसान के अंदर सबकॉन्शियसली ही एक ऐसा फिर प्रोसेस जन्म लेता है कि वो हर आने वाले दिन को बेहतर करना चाहता है अपने लिए, अपनी गुज़िश्ता दिन से। ये बहुत ही ज़रूरी है कि इंसान अपने आप के ऊपर काम करे, अपने अखलाकियात के ऊपर काम करे और दुनिया में आने के अपने मकसद को समझे और उसको ऐसा तरीके से पूरा करने की कोशिश करे। यही वो चीज़ है जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाती है। वरना अगर सिर्फ खाना ही खाना मकसद हो तो वो देखें सामने गुलहरी खाना खा रही है, तो खाना तो सब खाते ही हैं। ये देखिए कितने मज़े से, आई थिंक उसने कोई मूंगफली उठाई हुई है या कहीं से कोई नट लेके आ गई है
और आराम से बैठ के खा रही है। तो खाना तो अल्लाह ताला हमें भी देता है, बल्कि अगर हम अपनी जिंदगियों पर रिफ्लेक्ट करें तो अनगिनत लोगों से ज्यादा ब्लेस्ड अल्लाह ने हमें रखा हुआ है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें और शुक्रगुजार बंदे बने। और शुक्रगुजारी का यही तकाजा है कि हम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करें। उनके अंदर मैं लेम्फी यूज़ करता हूँ, बहुत से लोग रिमिटली यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि लेम्फी बहुत ज़बरदस्त रेट्स देता है। अभी मुझे पाकिस्तान पैसे भेजने थे, तो मैं कन्वर्जन रेट देख रहा था दोनों का, तो मुझे लेम्फी का सबसे बेस्ट लगा। और मज़ा तो जब आया कि जब मैंने पैसे भिजवा दिए, तो शाम को मैंने चेक किया ऐसे ही, उसके बाद तो देखा तो $70 अकाउंट में थे। मैंने कहा ये कैसे हो गया, मैंने तो अपने लेम्फी के ऐप में सिर्फ $20 छोड़े थे, तो ये 70 कैसे बन गए। मुझे अपनी आंखों पे यकीन ना आए, मैं हैरान परेशान। मैंने कहा $50 कहाँ से आए, तो वो पता चला कैशबैक था। मैंने कहा हैं, इतना जबरदस्त $50 मुफ्त के, तो वो उसमें आए हुए लेम्फी में एज अ कैशबैक। तो वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं पहले भी बताता था अपनी वीडियोस में कि आप अगर बाहर से पाकिस्तान पैसे भेजना चाहते हैं तो लेम्फी का इस्तेमाल करें। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करके पैसे भेजेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। $20 मुझे मिलेंगे और 20 आपको मिलेंगे जब आप अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे और $100 उसमें मंगवा के फिर आप भेजेंगे, तो $20 आपको भी मिलेंगे। उसके बाद आप चाहें तो मज़ीद और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को अपना यूनिक कोड रेफ़र करके $20 कमा सकते हैं, और जिनको रेफ़र करेंगे वो भी कमाएंगे। तो फ़िलहाल टू बिगिन विद आप मेरा ये कोड इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन करें, मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो मैं आपको अपना कोड पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ BILAEDDC। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में, फिर किसी ट्रू स्टोरी के साथ, फिर किसी रिलेटेबल कंटेंट के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए, और नीचे कमेंट्स में ये भी लिखेगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।